दोस्तों मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट्स में स्टूडेंट्स उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं जितने कंफर्टेबल वो दूसरे कॉन्सेप्ट्स में होते हैं। तो इस वीडियो में मेरी यही कोशिश है कि पोटेंशियोमीटर की थ्योरी को हम बहुत अच्छे से समझ सकें और पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज़ करते हैं हम समझ सकें। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी है, पेशेंस रखना, हर चीज़ को अच्छे से सुनना, हो सके तो एक नोटबुक में चीज़ें लिखते जाना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा क्लैरिटी और बढ़ जाएगा तुम्हारा। दोस्तों स्क्रीन पे यहाँ पे जो हमको सर्किट दिख रहा है उसको हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, एक प्राइमरी सर्किट और दूसरा सेकेंडरी सर्किट। पहले प्राइमरी सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका क्या यूज़ है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी सर्किट्स में कौन से एलिमेंट्स हम कनेक्ट करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी सर्किट में करंट के सोर्स के लिए हम एक बैटरी यूज़ करते हैं जिसका ईएमएफ का वैल्यू हमको पता होता है। करंट को रेगुलेट करने के लिए हम लोग रेओस्टेट यूज़ करते हैं। अगर सर्किट में ज़्यादा करंट है और हमको कम करंट चाहिए तो रेओस्टेट का रेजिस्टेंस हम बढ़ा देंगे। अगर सर्किट में कम करंट है और हमको ज़्यादा करंट चाहिए तो रेओस्टेट का रेजिस्टेंस हम लोग कम कर देंगे। तो रेओस्टेट को हम लोग करंट को रेगुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और प्राइमरी सर्किट में ही हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर को भी कनेक्ट करते हैं। देखो, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ जितना ज़्यादा हो उतना एक्यूरेट रीडिंग हमको मिल सकता है। और पोटेंशियोमीटर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग यूनिफॉर्म रखने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि हम पोटेंशियोमीटर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म रखें, तभी यहाँ पे इस वायर पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। और वो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ अगर इस वायर पे हमको कांस्टेंट चाहिए तो उसके लिए इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ पता चल जाए इस वायर पे, तो कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम चूज़ कर लें और उसके बीच का अगर लेंथ हमको पता है तो फाई को अगर हम उस सेक्शन के लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा ना। इतना आसान है। तो अगर हम एक पॉइंट चूज़ कर रहे हैं ए और इस वायर पे कोई भी जनरल पॉइंट हम चूज़ करें सी, और ए और सी के बीच में अगर लेंथ एक्स है तो उसके बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो वो तो बहुत ही आसान है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी ए सी हमारा हो जाएगा फाई इंटू एक्स। बस इतना आसान है ये। और इसको ध्यान रखो कि जब हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता है तो उसको हम लोग अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो हमको a और c पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर का क्या सिग्निफिकेंस है। और अगर हमको ये समझ में आ जाता है तो यहाँ पे हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियोमीटर को हम क्यों प्रीफर करते हैं। कुछ केसेस में पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना हम क्यों प्रीफर करते हैं। तो देखो, ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, अगर हम ए पॉइंट पे अगर हम हैं और एक हम जनरल पॉइंट सी पॉइंट ले लें और हम वो एक्स का वैल्यू ए और सी के बीच में जो लेंथ है उसका वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं तो हमको ए और सी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का एक रेंज मिल जाएगा। और वो होगा हमारा 0 वोल्ट से लेके VAB वोल्ट्स तक। ये क्या है? अगर VAB का वैल्यू 10 वोल्ट्स हुआ और हम ए पॉइंट में अभी, और x का वैल्यू अगर 0 हुआ है ना, तो यहाँ पे VAC का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वो x का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे और वापस से B पॉइंट पे हम जब आएंगे तो हमको वो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स मिल जाएगा और उसके बीच के सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। मतलब हमको अगर कभी 1 वोल्ट चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, वो यहाँ पे पॉसिबल है। कहीं पे 1.7 वोल्ट चाहिए, वो भी हमको मिल जाएगा। कहीं पे 3.1 वोल्ट चाहिए, वो भी हमको मिल जाएगा। कहीं पे 6.5 वोल्ट चाहिए, वो भी हमको मिल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 0 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक सारे वैल्यूज़ हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया 10 वोल्ट का। लेकिन अगर एक जनरल हम लोग एक एग्जांपल देखें तो इस वायर पे हमको 0 वोल्ट से लेके VAB वोल्ट्स तक सारे वैल्यूज़ मिल सकते हैं। एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस का एक सोर्स मिल गया। और ये बात हमको समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है और ये बात हमेशा ध्यान भी रखना।
तो अभी तक हमने प्राइमरी सर्किट के बारे में बात की कि कौन कौन सा एलिमेंट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, हो सके तो उनको कहीं पे लिख लेना या फिर सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट में कुछ एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, और वो कौन से एलिमेंट्स हैं वो अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये इंश्योर करेंगे कि प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट में करंट का इंटरेक्शन ना हो। सेकेंडरी सर्किट में कौन से एलिमेंट्स यूज़ करेंगे वो डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट में करंट का इंटरेक्शन ना हो। इसका मतलब प्राइमरी सर्किट का जो भी करंट है वो प्राइमरी सर्किट में ही रहे, वो सेकेंडरी सर्किट में ना जाए। और सेकेंडरी सर्किट में जो भी करंट है, अगर कुछ करंट है तो वो सेकेंडरी सर्किट में रहे, वो प्राइमरी सर्किट में ना जाए। और अगर ज़ीरो है सेकेंडरी सर्किट में करंट, तो वो केसेस भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को ध्यान रखें कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट के बीच में करंट का इंटरेक्शन ना हो। प्राइमरी सर्किट से करंट सेकेंडरी सर्किट में ना जाए, सेकेंडरी सर्किट से करंट प्राइमरी सर्किट में ना जाए। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमको किसी बैटरी का ईएमएफ पता करना है तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर पोटेंशियोमीटर वायर में करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, तो जिस बैटरी का ईएमएफ हमको पता करना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम ए पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, और उसके नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, और उस गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल को हम लोग एक जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं, और उस जॉकी को हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर पे मूव कराते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे टच कराते हैं, और गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन करते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर में हमको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो देखो गैल्वेनोमीटर सेकेंडरी सर्किट में जिस ब्रांच से कनेक्टेड है वो एक सिंगल ब्रांच ही है, अभी एक ही ब्रांच है ये। तो अगर गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो सेकेंडरी सर्किट में हमने बैटरी को कनेक्ट किया है उसमें भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। प्राइमरी सर्किट में करंट है, वो प्राइमरी सर्किट में ही है, वो सेकेंडरी सर्किट में नहीं आ रहा है अभी। ये बात समझ में आई? बहुत अच्छे। अब यहाँ पे बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए, हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं ए और सी। तो प्राइमरी सर्किट में ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वो है हमारा फाई इंटू एक्स, जिसमें एक्स बैलेंसिंग लेंथ है। अभी हमने डिस्कस किया इसके पहले कि अगर एक्स अगर लेंथ होगा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ जब हमको x मिल रहा है तो a और c के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया फाई इंटू एक्स। और सेकेंडरी सर्किट में a और c के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो बैटरी का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ हुआ या गैल्वेनोमीटर का कुछ भी रेजिस्टेंस हुआ, तो यहाँ पे वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि इस ब्रांच में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो I इंटू आर का प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा, कुछ पोटेंशियल गेन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इस बैटरी का ईएमएफ जो है वो ही सेकेंडरी सर्किट में ए और सी के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो हम प्राइमरी सर्किट से वी का जो वैल्यू मिला और सेकेंडरी सर्किट से वी का अभी हमको जो वैल्यू मिला, उनको हम इक्वेट कर देंगे, तो ई का वैल्यू हमारा हो जाएगा फाई इंटू एक्स। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि हमने नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन किया गैल्वेनोमीटर में, और यहाँ से हमको ई का वैल्यू फाई इंटू एक्स मिला। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें जो तुमको ध्यान रखनी है, वो एक तो ये है कि जिस बैटरी का ईएमएफ हमको पता करना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग ए पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। कब? जब पोटेंशियोमीटर में ए से बी की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। और दूसरा ये भी हमको ध्यान रखना है कि हम इस बैटरी का ईएमएफ तभी हम पता कर सकते हैं जब ई का वैल्यू वी से कम हो, तभी हमको बैलेंसिंग लेंथ मिल सकता है। तो ये दोनों बातें यहाँ पे ध्यान रखना। और ये भी यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर हम सिंगल बैटरी को सेकेंडरी सर्किट में हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ई का वैल्यू फाई इंटू एक्स मिलता है। देखो अब ये बात यहाँ पे हमको समझ में आ गई। तो अगर हमको कुछ बैटरीज के ईएमएफ्स कंपेयर करना है तो वो तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया सेकेंडरी सर्किट में, अब हम यहाँ पे पहले बैटरी को कनेक्ट कर देंगे इसी फैशन में। तो E1 का वैल्यू हमको मिल जाएगा फाई x1, जहाँ पे x1 यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ होगा,
फिर अगर दूसरे बैटरी को हम कनेक्ट कर देंगे, पहले को हटाओ दूसरे को कनेक्ट कर दो, तो E2 का वैल्यू मिल जाएगा 5 × X2। अगर हमारे पास में और भी बैटरीज हैं तो यही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक बार फाई का हमको जो वैल्यू मिल गया फिर हम उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अगर फाई कांस्टेंट है प्राइमरी सर्किट में, है ना, तो कंपेयर करना थोड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अब फाई अगर कांस्टेंट है तो ई हमारा एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। E1 हमारा x1 के प्रोपोर्शनल होगा, E2 हमारा x2 के प्रोपोर्शनल होगा, E3 हमारा x3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये ध्यान रखो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हर एक केस में ई के वैल्यूज़ तुमको पता करने होंगे, तो उससे अच्छा है फाई को कांस्टेंट रखो, है ना। सेकंड, फिर प्राइमरी सर्किट में कुछ चेंजेस मत करो। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब ईएमएफ्स को कंपेयर करना तो बहुत ही आसान हो गया ना। जिनका बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा है उनका ईएमएफ ज़्यादा है। तो अब हम लोग एक लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमको किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना हो तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उसको कैसे पता कर सकते हैं। तो देखो, जिस भी बैटरी का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, सबसे पहले तो हम उसके ईएमएफ का इक्वेशन लिखते हैं, और उसके लिए अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वही करना है। हमको उस बैटरी को सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है वो हम अभी सीख चुके हैं। और पोटेंशियोमीटर में हमको बैलेंसिंग लेंथ पता करना है, और यहाँ से ई का एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा 5 × x1, है ना, अगर x1 यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ है तो। और इसको हम लोग पहला इक्वेशन बोल देंगे। अब इसके बाद में हम सेकेंडरी सर्किट में एक और एलिमेंट ऐड करेंगे। हम यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो देखो, जब यहाँ पे हम बैलेंसिंग लेंथ पता करेंगे अब, तो गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। प्राइमरी सर्किट से कुछ करंट सेकेंडरी सर्किट में नहीं आ रहा है, लेकिन सेकेंडरी सर्किट में भी कुछ करंट फ्लो होगा अभी, क्योंकि सेकेंडरी सर्किट एक क्लोज्ड सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट का करंट प्राइमरी में नहीं जाएगा, वो हमने इंश्योर कर दिया। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट में भी कुछ करंट फ्लो होगा, और उस करंट का एक्सप्रेशन अगर हमको लिखना है तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा E/R + स्मॉल r। तो ये वो करंट है जो सेकेंडरी सर्किट में अभी फ्लो हो रहा है। अब देखो,
प्राइमरी सर्किट में अगर हमको ए और C2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो बैलेंसिंग लेंथ अगर यहाँ पे x2 है तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा phi इंटू x2, है ना। और सेकेंडरी सर्किट में अगर हमको ए और C2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो यहाँ पे ये क्या होगा, तो सेकेंडरी सर्किट में अगर ऊपर वाले ब्रांच में हम देखें तो ए और C2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कैपिटल E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। आई का एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। या फिर नीचे वाले ब्रांच में अगर हम देखें तो ए और C2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, आई इंटू कैपिटल आर, है ना। और दोनों से सेम ही वैल्यू मिलेगा, पैरेलल में है। तो आई इंटू कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, वो होगा हमारा ई इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हमारा सेकेंडरी सर्किट में ए और C2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। प्राइमरी सर्किट में ए और C2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्या मिला था, phi इंटू x2। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे और इस इक्वेशन को हम लोग दूसरी इक्वेशन बोल देंगे अभी। और अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो E कैंसिल हो जाएगा, phi कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन हमको कैपिटल R, x1, x2 और स्मॉल r के टर्म्स में मिल जाएगा, जिसमें कैपिटल R का वैल्यू हमको पता होगा, x1, x2 स्केल से हम लोग मेज़र कर सकते हैं, तो हमको इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें हम लोग एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है उसको तुम लोग अप्लाई करना और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करना, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना। और देखो, जब भी हम लोग कुछ मेज़र करते हैं तो वहाँ पे एरर को भी अकाउंट में लेते हैं। तो लास्ट टाइम जो वीडियो में मैंने तुमसे पूछा था, तुमने वैल्यूज़ बताए थे लेकिन एरर को अकाउंट में नहीं लिया था। तो यहाँ पे भी ये कैलकुलेट करना वैल्यूज़, लेकिन एरर को अकाउंट में भी लेना है यहाँ पे। दोस्तों, इस चैनल पे मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं उनके डेमोन्स्ट्रेशंस देख सकें और डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू उन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम समझ सकें। और इससे रिलेटेड कंटेंट ही यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर तुमको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो इन वीडियोस को लाइक भी करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।